अब देखो दोस्तों, इन पेटियों को पढ़ने का महत्व क्या है। तो इन पेटियों को पढ़ने का महत्व यह है कि दोस्तों इन पेटियों के माध्यम से पृथ्वी पर स्थायी पवनें चलती हैं। तो देखिएगा, जो स्थायी पवनें चलती हैं, इन स्थायी पवनों को कहा जाता है सनातनी पवनें। इन्हीं पवनों को कहा जाता है ग्रहीय पवनें। ठीक है, तो ये स्थायी पवनें हैं, चाहे दिन रात हो या ना हो, वर्षा आए, आंधी तूफान, ओला पाला, तुषार, कोहरा, कुछ भी हो, यानी इनके अंदर, पवनों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो पवनें चलेंगी ही चलेंगी। इस कारण से इन्हों का कहा जाता है स्थायी या सनातनी या ग्रहीय पवनें, या इन्हें ही कई बार प्रचलित पवनें कहा जाता है। अब नाम कोई सा भी आ सकता है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रचलित पवनें। वो शब्द काम में लेगा कि प्रचलित पवनों के प्रभाव से। तो प्रचलित पवनें इन्हीं पेटियों के आधार पर चलती हैं, और ये सभी आप लोग जानते हैं कि कैसे चलेंगी। देखिए, ये दिशा कौन सी है पृथ्वी पर, दक्षिण। ये दिशा कौन सी है, पूर्व। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर। चलो साहब, अब जितने नियम आपने पढ़े थे सब के सब अप्लाई कर दो आप। कैसे, यहां पर देखिए ध्यान से आप, कैसा वायुदाब है, और यहां पर कैसा वायुदाब है। और हम जानते हैं कि पवन हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से। तो पवन चलने का कारण, तो पवन चलने का कारण क्या है, तो आपने कहा नंबर 1 पर दाब प्रवणता। याद है क्या, पढ़ा था हमने कल ही। तो दाब प्रवणता के कारण तो ये पवन चलती हैं। दूसरा, क्या ये पवन चलेंगी तो क्या ये सीधी चलेंगी। तो आपने कहा कि ये पवन चलेंगी किसके कारण से, और कोरियालिस बल के कारण इन पवनों में क्या होगा, विक्षेपण होगा, या इनमें विचलन भी शब्द काम में ले सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा कोरियालिस बल लगेगा, विक्षेपण उतना ही क्या होगा। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि तीसरा नियम है फेरेल का नियम, और फेरेल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवन दाएं हाथ को, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन बाएं हाथ को मुड़ जाती है। ये हमारे 3 नियम काम कर रहे हैं। तो हमने कहा यहां पवन सीधी नहीं चलेगी। तो सीधी नहीं चलेंगी तो ये पवन कैसी चलेगी भैया, मुड़कर चलेगी, यानी विचलित होंगी। किसके कारण से, कोरियालिस या विक्षेपी बल के कारण से। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो विक्षेपण कम होगा कि ज्यादा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो विक्षेपण कम होगा या ज्यादा, कम होगा। क्यों, क्योंकि कोरियालिस बल का प्रभाव यहां पर क्या होता है, कम होता है। तो फेरेल का जो नियम लगेगा वो बाएं ओर तो मुड़ेंगी लेकिन कम बाएं ओर मुड़ेंगी, यानी ज्यादा नहीं मुड़ेंगी। ठीक है, तो यहां दक्षिणी गोलार्ध है और फेरेल का नियम कहता है कि ये पवनें बाएं हाथ को मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, और ये पवनें इस प्रकार से चलती हैं दोस्तों। और जब ये इस प्रकार से चलती हैं पवनें, तो ध्यान से देखो इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और ये जो पवनें चल रही हैं इनको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध की, और ये पवन है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। अब व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राचीन काल के अंदर जो व्यापारी लोग आते थे, इन्हीं पवनों के माध्यम से इधर बढ़ते थे। इस कारण से इनको क्या कहा गया, व्यापारिक पवनें कहा गया। ठीक है, अब दोस्तों ये बात नहीं समझ में आई, वापस से देखिए, एक मौका और मिल रहा है आपको समझने का। यहां पर कैसा वायुदाब है, उच्च वायुदाब, और यहां कैसा है, गोलार्ध कौन सा है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से, और जब ये पवन चलेंगी तो किसके कारण से, जितना ज्यादा कोरियालिस बल होगा उतना ही
विक्षेपण अधिक होगा, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? और हम जानते हैं यहाँ कोरियालिस बल सबसे कम होता है, तो विक्षेपण क्या होगा यहाँ पर? कम होगा। लेकिन गोलार्ध कौन सा है? और उत्तरी गोलार्ध में किसका नियम लगाना है? और फेरेल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवन किस हाथ को मुड़ जाएंगी। तो इधर से पवन आ रही है, मैं पीट करके खड़ा होता हूँ, गोलार्ध उत्तरी है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये, तो दायां तो यही है ना, तो आपके ये पवन चलना प्रारंभ कर देती हैं। वही बात कि प्राचीन काल में इन्हीं पवनों के सहयोग से व्यापारी लोग यात्रा करते थे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के, तो इसमें ये आपके उत्तरी गोलार्ध की क्या हो जाएंगी? व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। तो आपसे ये फिर से प्रश्न पूछा रीट के पेपर के अंदर कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, तो ये होती है आप लोगों के उत्तर पूर्व से दक्षिण। दोनों व्यापारिक पवनों में कॉमन दिशा कौन सी है? कॉमन अरे पूर्व दिशा कॉमन है, किस दिशा से आ रही है? याद रखना, जल जिस दिशा में जाता है हमेशा उस दिशा का नाम लिया जाता है, और पवन जिस दिशा से आ रही है हमेशा उसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ आने वाली दिशा में कॉमन दिशा कौन सी आ रही है? पूर्व। और इस कारण से जब भी वो आप कहे कि पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, क्वेश्चन पूछा, तो पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ के मध्य। क्लियर? दूसरा प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हो सकता है। ऑप्शन में 35 डिग्री दे दे, वो एक ही देगा दोनों में से, ठीक है। तो इनके बीच में व्यापारिक पवनें चलती हैं। लेकिन अगर आप लोग यहां समझ रहे हैं एक चीज को, अगर आपने ध्यान दिया था थोड़ा भी, तो एक चीज आपको याद होगी कि जब यहां पर पवन पहुंचेगी कौन से क्षेत्र में, और यहां पर सूर्य की किरणें क्या हैं, जब पवन आएगी तो सूर्य की किरणों के सीधेपन के कारण से तापमान क्या होगा, और ज्यादा होगा तो यहाँ की पवनें क्या होंगी? गर्म होकर वापस वायुमंडल में ऊपर उठेंगी। और जब ये पवनें वायुमंडल में ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठकर ये दोनों गोलार्धों में वापस बटना प्रारंभ कर देंगी। और वापस कहाँ उतरती हैं ये पवनें? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में। जब यहाँ से पवन चली, यहाँ उतरी, यहाँ उतरकर वापस से कहाँ पहुंची? भूमध्य रेखा में। यहाँ से पवन उठी, यहाँ उतरी, और यहाँ धरातल पर वापस से। और इन पवनों की मोटाई होती है, यानी व्यापारिक पवनों की मोटाई होती है 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये चलती हैं। तो आप बताओ, जब यहाँ से ये चलकर यहाँ पहुंची, वापस यहाँ पहुंचकर एक सर्किल बना रही है कि नहीं, एक चक्कर बना रही है कि नहीं? इधर भी आप लोगों के ये एक चक्कर बन रहा है कि नहीं? और इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है हेडली कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है हेडली कोशिका। फिर से प्रश्न, हेडली कोशिका का क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य बनता है? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। आपके एसएसटी के पेपर का ये प्रश्न है, अब की बार का ही, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है, इधर केंद्र विद्यालय का भी पेपर लगा, उसमें यह था कि उपोष्ण उच्च वायुदाब व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, तो व्यापारिक पवनों का क्षेत्र कौन सा है? तो ये है 35 से 35, उसमें आंसर माना गया है। और जितनी भी ग्रहीय पवनें चलती हैं उनमें सबसे सुदृढ़ जो आपके और सबसे सुदृढ़ जो पवन है वो आपके यही व्यापारिक पवनें हैं, क्योंकि सबसे कम लो प्रेशर यही होता है और उच्च वायुदाब का प्रभाव भी ज्यादा होता है। इस कारण से सबसे ज्यादा सशक्त या सुदृढ़ जो पवन तंत्र है इन स्थायी पवनों में वो है व्यापारिक पवनों का। बात समझ में आई क्या? सभी मैंने एग्जाम के प्रश्न भी बता दिए, किस रूप में प्रश्न आएगा वो भी बता दिया, नियम भी आपने लगा लिए। अगर ये नहीं सीखते तो अब यहाँ दिक्कत आ जाती, ठीक है। इसलिए आपने जेरोम ब्रूनर ही है ना, वो साइकोलॉजी में पढ़ते हो,
संरचनात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, जिसने कि जब तक ज्ञान की एक सही श्रृंखला या संरचना नहीं बनाते हो, वो चीजें कुछ समय के बाद में आप भूल जाते हो। तो ये ज्ञान की एक सही श्रृंखला चल रही है, सही संरचना चल रही है। सत्य बात है ये कि जब तक ज्ञान की सिस्टम से नहीं पढ़ोगे, अब मैं पहले ये पेटी पढ़ा दूं, फिर ये नियम पढ़ा रहा हूं, क्या मतलब निकला? फिर कई करते हैं ऐसे, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल सिस्टम से पढ़ना है। अगली बात देखिए दोस्तों, यहां पर है उच्च वायुदाब की पेटी और यहां पर है आप लोगों के निम्न वायुदाब की पेटी। और हम जानते हैं कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। क्यों चलेंगी? लेकिन जब ये पवन चलेंगी तो इनमें लगेगा कौन सा बल? विक्षेपी बल, कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल के कारण पवन बिल्कुल सीधी नहीं चलेंगी और अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? विक्षेपित हो जाएंगी। या और फेरेल का नियम कहता है कि गोलार्ध कौन सा है? और उत्तरी गोलार्ध में तो इधर से पवन आ रही है, गोलार्ध है उत्तरी। इनकी तुलना में तो बताओ यहां विक्षेपण ज्यादा होगा कि नहीं? तो यहां पर ये पवनें दाएं हाथ को मुड़कर और इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देंगी और इनकी दिशा जो है, यहां ध्यान से देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। और इन पवनों को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने। तो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने, और पछुआ पवने इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौन सी दिशा से आती हैं? पश्चिम दिशा से आने के कारण से इन्हें कहा जाता है पछुआ पवने। याद रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर जैसे ही भूमध्य रेखीय गर्म जल की धारा आगे बढ़ती है तो इसे कैरेबियन, एंटीलीज और यूकाटन की धारा, और आगे बढ़ने पर खाड़ी के अंदर प्रवेश करते ही मैक्सिको की खाड़ी की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा, इसे उत्तरी अमेरिका के तटों पर कहा जाता है, जो इन्हीं पवनों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए और यूरोप के क्षेत्रों में उस धारा का संचलन करवाती है। इस कारण से यूरोप का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो वर्ष भर खुला रहता है और इसी कारण उस गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? कहीं ना कहीं पछुआ पवने। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब ये पछुआ पवने चलती हैं तो यहां से तो पवन इधर जा रही है, यहां से पवन इधर जा रही है, तो बीच में आप लोगों का ये जो क्षेत्र हो गया, ये पवन का शांत क्षेत्र हो गया। याद रखना, इसको तो हम क्या कहते हैं? और इसको हम याद रखना शांत गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शांत गोलार्ध कहते हैं। और दोस्तों, इस शांत गोलार्ध के अंदर जब पवन चल ही नहीं रही है तो जो नाविक चलेंगे तो उनकी नाव को चलाने में उनको जोर ज्यादा आएगा। जब प्राचीन काल में यहाँ से व्यापारी लोग जाते थे तो व्यापारी लोग जब इस क्षेत्र में पहुंचते तो जैसे ही ये लोग पहुंचते तो यहाँ से जैसे चलना प्रारंभ करते, यहाँ तो पवन मदद कर देगी, लेकिन जब यहाँ से ये चलते थे तो रास्ते के अंदर इस दौरान इन लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आती थी। लेकिन प्राचीन काल में वाहन नहीं हुआ करते थे तो ये अपनी नाव में घोड़े बिठा कर लेकर जाते थे दोस्तों। तो जब वो घोड़े बिठा कर लेकर आते थे तो जब इस क्षेत्र में इनको ज्यादा जोर आ रहा था तो ये क्या करते थे? अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। घोड़ा तो तैरकर उनके साथ साथ थोड़ी दूर तैरा कर उसको, और जैसे ही आता तो वापस से उसको बिठा लेते थे। ये इस कारण से इन्हें कहा जाता है अश्व अक्षांश। क्या कहा जाता है? घोड़ा अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पवने चली तो पछुआ पवने चली उत्तरी गोलार्ध की, और उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने चलती हैं और ये चलती हैं उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसी चीज को वापस दक्षिणी गोलार्ध में भी अप्लाई करते हैं। यहां पर वायुदाब कैसा है भैया? उच्च, और यहां पर वायुदाब कैसा है भैया? निम्न। और हम जानते हैं कि पवने हमेशा हाई प्रेशर से, जब ये पवने हाई से लो की ओर चलेंगी तो किस बल के कारण क्या होगा? विचलन आएगा। और ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी।
इधर से पवन इधर जा रही है और हमें पवन की तरफ क्या करनी थी, पीठ, और ये क्या कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ को, तो बायां तो यही है ना, तो बायां यही है, तो ये इस प्रकार से पवन चलना प्रारंभ कर देती है। देखिए दोस्तों, ये जो पवन चल रही हैं, इन्हीं पवनों को पश्चिम से आने के कारण से हम कहते हैं पछुआ पवने, और ये हो गई आपके दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने, पछुआ पवने, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की क्या हो गई, पछुआ पवने। अब देखें इनमें और इनमें फर्क क्या है। इनमें और इनमें फर्क ये है कि जब हम दुनिया के संदर्भ में देखते हैं तो आप बताओ भारत का विस्तार कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री से, लेकिन भारत के दोनों ओर क्या है, समुद्र। समुद्र कहां समाप्त होता है, गुजरात के आसपास, और गुजरात के आसपास से आपके 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री, और उसके ऊपर देखते हैं तो हम उसके ऊपर हमको पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये अधिकांश स्थल मंडल का क्षेत्र या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखाई देता है कि नहीं। और जब वो सभी इसके उत्तर में दिखाई देते हैं, यानी स्थल भाग होता है, तो जैसे ये पवन चलेंगी तो घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल लगेगा तो पवन वेग क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। दुनिया भर के मकान बना रखे, यहाँ पर पर्वत पठार स्थल मंडल से टकराकर पवन वेग में क्या हो जाएगी, कमी। लेकिन जब हम इस क्षेत्र पर नजर डालते हैं भैया, 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जब नजर डालते हैं तो यहां हम देखते हैं दूर दूर तक केवल क्या दिखाई देता है हमको, सागर ही दिखाई देता है। और जब सागर के ऊपर ये पवन चलती है तो इसकी गति में धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है। और जब ये पवन आपके 40 डिग्री साउथ पर पहुंचती है, तो 40 डिग्री जब साउथ पर पहुंचती है तो इसको गति अधिक होने के कारण से गरजती चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको यहां पर कहा जाता है गरजती चालीसा। जब यही पवन आपके 50 डिग्री साउथ पर पहुंचती है तो इनकी गति में और वृद्धि हो जाती है, तो इनको प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा और भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही जब आपके 60 डिग्री साउथ पर होती है तो सबसे तीव्र इनका वेग होता है, और यहाँ पर ये चीखती साठा कहलाती हैं। अब बोलो साहब चीखती कैसे हैं, कई बार घर में हमारे आंधी आ जाती है, आंधी आती तो आप खिड़की के पास में देखना ऐसा आवाज की आती है, मतलब कि जोरदार तरीके से हमारे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों के ये पवन वेग अधिक हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज समझना और बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ की जो पवनें थी, यहाँ की पवनें यहाँ पहुंची थी पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से, और यहाँ से पवन यहाँ पहुंची, और फिर से पवन यहाँ पहुंची, और एक फिर से यहाँ पहुंचती है, तो एक सर्किल बनता है, यानी एक कोशिका का निर्माण होता है। और दोनों गोलार्धों के अंदर बनी ये जो आपके कोशिका बनती है, इस दोनों गोलार्धों की कोशिका की पहचान की थी फेरेल ने, और इसलिए दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनी कोशिका को फेरेल कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो आपके त्रिकोशिका परिसंचरण बनता है पृथ्वी पर, तो त्रिकोशिका में एक कोशिका तो हो गई हमारे पास में, और दूसरी कोशिका हो गई है, तो ये भी कौन सी आपके फेरेल कोशिका है। ठीक है, लास्ट और अंतिम बात देखिए दोस्तों, यहां पर वायुदाब कैसा है, उच्च, ठीक है, और यहां पर वायुदाब कैसा है, निम्न। और हम जानते हैं कि पवने हमेशा हाई प्रेशर से, लेकिन गोलार्ध कौन सा है, और उत्तरी गोलार्ध में ये पवन, तो दायां तो यही है ना, तो ये पवन आपके इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन इन पवनों में विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, ये पवन कहां से आ रही हैं, ध्रुव से आ रही हैं, और इस कारण से इन्हें कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध की। और ये उत्तरी गोलार्ध की कौन सी पवनें होंगी, ध्रुवीय पवनें होंगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनों के समान पृथ्वी पर और कौन सी पवन चलती हैं, व्यापारिक पवन। कौन सी पवन चलती हैं,
देखिए यहाँ पर उच्च वायुदाब लेकिन गोलार्ध दक्षिण है, तो दक्षिण में ये पवन इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती हैं और इन पवनों की भी दिशा वही होती है जो आपके किन की होती है, व्यापारिक पवनों की होती है। और यहाँ पर भी पवनें एक कोशिका बनाती हैं और इस कोशिका को कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय कोशिका। तो ये तो आपके वायुदाब पेटियां और इनके माध्यम से चलने वाली पृथ्वी पर स्थायी सनातनी ग्रहीय या प्रचलित पवनें बनाइए। बनाना है, फोटो नहीं खींचनी। फिर घर पे वो समझ में नहीं आएगा। अभी तो मैं बैठा हूं यहां पर। वाह, 1 घंटा हो भी गया अपना। हद्दी है। नहीं, मिनट तो बाकी है सर, मेरे को पता है, ये तो दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन हो गया तो पता ही नहीं लगा मेरे को। आपको पता लगा टाइम का? सही सही बताना ईमानदारी से। है? मेरे को तो नहीं लगा, वास्तविक तो बता रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लगा। मैं डूबा हुआ था दुनिया के अंदर, खोया हुआ था, कहां से पता लगेगा? अच्छा, आप भी डूब गए थे? कौन सी पवनों से? व्यापारिक पवनों से डूबी। वो चलती ना मेरे साथ वहां गरजती चालीसा पे। आपको यही बनाना है ये, ठीक है? अब आप ये सोचो कि भाई आपसे नहीं बनेगा, देख लो आपके सामने, ठीक है? अब ये तो है कि मैं मेरे साथ में प्रकार लेकर आया था, गोला मैंने बना दिया है? घर बनाओगे तो घर तो रोटी बहुत बना ली, तो यहां तो ये बना लो। पढ़ाई किया करो भैया, पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये विश्व भूगोल तो बिल्कुल बहुत खतरनाक है। ये तो समझ में आ गई तो इस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? अगर समझ में आ गई वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आसान कुछ भी नहीं है आप लोगों के, रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। और नहीं समझ में आई तो इससे मुश्किल कोई नहीं है। हाँ? क्यों? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर आगे भी नहीं सकता सर। तैयारी करने का मन नहीं कर रहा? अरे नहीं, आप पढ़ो, आपका प्रश्न सही होगा गारंटी से, देख लेना आप। 100% प्रश्न सही होगा, क्योंकि आपने समझा इस चीज को, रटा नहीं है। रटने वालों का कभी प्रश्न सही नहीं होता वायुदाब पेटी पे। आपको पता है कोचिंग में कभी भी सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती, क्यों? आधे तो बगले। ना बगा? आप नहीं बगोगी? बढ़िया है, भगवान करे नहीं बगो, हम क्यों कहें कि बगो। हाँ, देखो मन अगर इसको दिल से पढ़ाओ ना फौजी साहब, तो देखो समझाने वाले की कोई कमी नहीं है। बता दो आप ईमानदारी से। भाई समझाने वाले की कमी रहे जब, तो अपन ये कहें कि भाई समझाने वाले में कमी रही। ऐसी कोई बात नहीं थी शुरू से अब तक कि जो मैंने आप लोगों को इससे संदर्भ में बताई नहीं हो। मेरे को पता था ये मुसीबत यहां जाकर आती है, तो ये पहले क्लियर कर दी थी आप लोगों के। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे साथ समस्या ये होती है कि जैसे हमारे समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी का राम नाम है, किसी का श्याम है, किसी का कमल है, किसी का मनोज है। ये नाम हमारे से तुरंत प्रभाव से क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से हम इनको सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपसे कहे हुई वांग, जिगमे खेसर नाम गेन वांगचू,
तो ऐसे नाम होते हैं तो फिर ये हमारे क्या देते हैं, दिक्कत देते हैं। हमको ये नाम जल्दी से याद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर ही नहीं है। वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट, एसएसटी के अलावा अदर सब्जेक्ट उनका तो वैसे दिमाग आधा खराब हो लेता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तेन सान पर्वत, आन सान पर्वत, लियन सान पर्वत है, यांग टीसी क्यांग, ये चाइनीज नाम, ठीक है। तो उसमें यही है। पढ़ो और लिखते समय इसको समझने का भी प्रयास करना, अपने आप ही बैठ जाएगा फिर ये चीज। ये घड़ियों को पीछे क्यों कर रखा है 4-4 मिनट आप सबने? सब में पीछे ऊपर तक कहीं चले जाओ। एक मिनट ज्यादा होनी चाहिए, कम पीछे तो कभी मत करो। सही है, एकदम सही है। मोबाइल चेक करो, दिखा एक बार। 55 हो रहे हैं हमारे में तो। किसके में हो रहे हैं 54? हमारा गलत है फिर। और इसमें देखो आप 3 मिनट पीछे अभी भी। 1 2 3। अरे यार 55 हो रखे हैं। चाहिए 1 सेकंड हो, पीछे है घड़ी तुम्हारी, ठीक है। अब का क्लास है, छुट्टी है। फोटो खींचोगे अब आप तो? हाँ खींचो खींचो, फटाफट खींचो खींचो। कौन सा खींचता है? मैं 2 मिनट बाद में चला जाऊंगा, मेरे क्या आ रहा है। नहीं, फोटो नहीं खींचने दूंगा ना, यही बना कर जाओ। मैं क्यों खड़ा हूं? और ये थोड़ा ना मैं फोटो तो मैं ही मेरे फोन से खींच लूंगा। आयुष, आयुष कौन है? फोटो खिंचाऊं? फ्लैश ही तो नहीं मार दिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहे, भगवान श्री नारायण कृपा बनी रहे, माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए। थैंक यू।